Hello everyone. Today we are going to start our next chapter, lesson number 2, क्रिस्टल डाइफ्रैक्शन। इसके अंदर हम देखेंगे कि क्रिस्टल के अंदर डाइफ्रैक्शंस कैसे होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी जो इक्वेशंस हैं जो क्रिस्टल की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में या क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करती है थ्रू विद द हेल्प ऑफ डाइफ्रैक्शन। ये हम देखेंगे कि एक्सरे डाइफ्रैक्शन फर्स्टली होती क्या है। फर्स्टली हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्सरे डाइफ्रैक्शन क्या होती है। वैन ल्यूए साइंटिस्ट था जिसने 1912 के अंदर उसने सुजेस्ट किया था कि एक्सरे क्या कर सकती है, डाइफ्रैक्ट करती है क्रिस्टल के अंदर से। अगर एक्सरे को अगर डाइफ्रैक्ट कराना है क्रिस्टल में से तो ये कर जाएंगी। तो उसने बस सुजेशन दी थी कि ऐसे कुछ हो सकता है, पर लेटर ऑन क्या हुआ कि फ्रेंडरिच एंड क्निपिंग ने क्या किया, सक्सेसफुली इसको प्रूव करके दिखाया कि अगर हम डाइफ्रैक्शन करवाना चाहें एक्सरे की किसमें से, उन्होंने क्रिस्टल कौन सा यूज़ किया, जिंक सल्फेट का क्रिस्टल यूज़ किया और उन्होंने सक्सेसफुली इसको डेमोस्ट्रेट किया, ठीक है, कि हाँ जो डाइफ्रैक्शन होती है एक्सरे की वो क्रिस्टल के द्वारा हो सकती है, ठीक है। तो डाइफ्रैक्शन में होता है कि जो फ्रिंजेस वगैरह बनती है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, हमें मैक्सिमा मिनिमा मिलता है। तो वही जो है क्या है, इससे हमें ये पता चलेगा, ठीक है। तो अब हमें इसको करने से पहले क्रिस्टल लैटिस और उनकी क्रिस्टल के बारे में पता होना चाहिए कि जो क्रिस्टल होता है, अब आपको पता है जो क्रिस्टल होते हैं उनकी जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, 3D के अंदर इस तरह से हम लैटिस को अरेंज किया होता है हमने, ठीक है। तो जो लैटिस के अंदर इस तरह से जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 3D के अंदर इस तरह से क्या किए होते हैं, प्लेस किए होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें क्रिस्टल के अंदर तो क्या होता है, जो किसी भी क्रिस्टल का जो इंटरप्लेनर क्या होता है, जो प्लेन होती है, पैरेलल प्लेन्स होती है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होगा, इक्वल ही होगा, सेम होगा, ठीक है। चाहे आप इस तरह से ले लो, चाहे आप इस तरह से कोई प्लेन ले लो 3D के अंदर, चाहे वो क्या इस तरह से प्लेन ले लो, ये लेना अपने पैरेलल प्लेन ही है। अगर पैरेलल प्लेन आप जो भी लोगे तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इंटरप्लेनर स्पेस होगा, जो क्या होगा, हर एक प्लेन का सेम होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो डिस्टेंस होता है और ये जो डिस्टेंस होता है, दो लैटिस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो जो इंटरप्लेनर स्पेस होगा, जब हम पैरेलल लाइंस जब लेंगे, पैरेलल दो प्लेन्स लेंगे तो उनके बीच का जो स्पेस होगा वो भी क्या होगा, डी होगा। कहीं से भी आप ले लो, पर लेनी आपने पैरेलल प्लेन्स हैं, ठीक है। तो अब जब हमने डाइफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे की बात की तो हमने क्या यूज़ किया, उसके अंदर कौन सा क्रिस्टल यूज़ किया, जिंक सल्फेट का क्रिस्टल जो है यूज़ किया, किसने, फ्रेंडरिच एंड क्निपिंग ने, ठीक है, इस एक्सरे डाइफ्रैक्शन को शो करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, जो इंटरप्लेनर स्पेस होगा किसी भी क्रिस्टल के, वो किस ऑर्डर का होना चाहिए, कि जब भी आप ये डेमोस्ट्रेशन करेंगे, एक्सरे की डाइफ्रैक्शन करेंगे, उसके अंदर जो डी होगा वो 1 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होना चाहिए, मतलब जो उसकी डिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 एंगस्ट्रॉम का होना चाहिए। और जो वेवलेंथ होगी किसी भी एक्सरे की, अब एक्सरे की डाइफ्रैक्शन हो रही तो उसकी एक्सरे क्या एक वेव है, ठीक है। तो वेव क्या होती है, वेव की कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी, तो वो भी क्या होगी, इंटरप्लेनर स्पेस के ऑर्डर के इक्वल होगी, इंटरप्लेनर स्पेस के इक्वल होगी जो वेवलेंथ हम लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि क्रिस्टल की डाइफ्रैक्शन हम क्रिस्टल से करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो है कि वाई एक्सरे डाइफ्रैक्शन थ्रू क्रिस्टल के थ्रू ही क्यों डाइफ्रैक्शन होती है, क्योंकि जो इंटरप्लेनर स्पेस होता है किसी भी क्रिस्टल का या वेवलेंथ होती है एक्सरे की, वो क्या होती है, एक सेम ऑर्डर की होती है, जो कि है 1 एंगस्ट्रॉम की हम लेते हैं। इसीलिए डाइफ्रैक्शन क्या होती है, क्रिस्टल के थ्रू ही की जाती है।
या क्रिस्टल के द्वारा ही करवाई जाती है। ठीक है, तो अब जैसे ही अब देखो होगा क्या, जैसे ही अब क्या है, जो अब आपको पता है भी ये वाली जो रेज़ होती हैं, जो आपका प्लेन है इस तरह से अरेंज किया जाता है, लैटिस पॉइंट्स अरेंज किए हुए हैं। तो जैसे ही एक्स रे फॉल करेगी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर या एक पर्टिकुलर एटम के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो क्या होगा, ये पैरेलली ही करेंगी, दो बीम्स पैरेलली क्या करेंगी, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या करेगी, इंसिडेंट करेंगी। तो अब इनके बीच का जो डिस्टेंस क्या होगा, डी होगा। ठीक है, और जब इनके ऊपर ये क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब ये इंसिडेंट करेंगी तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करेंगे, एक्सरलेट करेंगे। अब आपको पता है एक्सरे के अंदर क्या एनर्जी होगी, तो वो क्या करेगी, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, एक्सरलेट कर देगी और इनकी स्पीड बढ़ेगी, ये ज़्यादा से ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे अपनी पोजीशन के ऊपर, और बाद में क्या करेंगे, ये उस रे को री अमिट कर देंगे। जो एक्सरे आई थी उसको क्या करेंगे, री अमिट कर देंगे इसके ऊपर, एक स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ये क्या होता है, एक फोटोग्राफी प्लेट है जिसके ऊपर हमें क्या मिलेंगी, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव दोनों तरह की ही पैटर्न्स जो है रेडिएशन के हमें यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों तरह के इंटरफेरेंस जो है हमें इस स्क्रीन के ऊपर मिलेंगे। पर हमें क्रिस्टल के अंदर क्या होता है, ओनली कंस्ट्रक्टिव ही इंटरफेरेंसेस चाहिए होते हैं, क्योंकि वो क्या देते हैं, हमें मैक्सिमम वैल्यू देते हैं। ठीक है, हमें इसके अंदर क्या मिलेंगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेंगे। ठीक है, और इसी से ही अब जो पैटर्न इसके ऊपर ड्रॉ होगा, यहाँ पे जो पैटर्न ड्रॉ होगा, ये कहाँ पे शो होगा, ये एक स्क्रीन के ऊपर शो होगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि ये क्या प्रोवाइड करेगी इन्फॉर्मेशन, ये जो हमें स्क्रीन से, जो फोटोग्राफिक स्क्रीन से जो भी कंस्ट्रक्टिव हमें इंटरफेरेंस मिलेंगी या रेडिएशन मिलेंगी, इसी की हेल्प से हम क्या कर सकेंगे, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी, किसकी, क्रिस्टल की स्ट्रक्चर की और प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, क्रिस्टल के स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ की हमें इसी से क्या मिलेगी, इन्फॉर्मेशन जो है मिलेगी। ठीक है, तो अब ये बात याद रखना कि जो डिस्टेंस होगा इन दोनों प्लेन्स के बीच का वो सेम होगा। जो रेडिएशन क्या करेगी, अमिट करेगी, रेडिएशन जो है अमिट करेगी वो किस रेंज की होगी, वो भी सेम ऑर्डर की होगी। ठीक है, उसकी वेवलेंथ भी उस जो इंटरप्लेनर स्पेस है उसके इक्वल होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स लॉ क्या है, फर्स्टली इसको प्रपोज किया था लॉरेंस ब्रैग ने। लॉरेंस ब्रैग कौन था, लॉरेंस ब्रैग और उसके फादर विलियम हेनरी ने इसको क्या किया था, प्रपोज किया था। इन्होंने ही इन ब्रैग्स लॉ इक्वेशन फाइंड की थी। ठीक है, ये किसकी हेल्प से की थी, इन्होंने एक्सरे डायफ्रैक्शन की हेल्प से इन्होंने ये जो है फाइंड किया था कि जो ब्रैग्स लॉ जो होता है, ब्रैग्स इक्वेशन कौन सी आएगी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एक्सरे डायफ्रैक्शन। इसमें क्या था कि इन्होंने ये जो सबसे पहले जो लॉरेंस ब्रैग था या उसके फादर थे विलियम हेनरी, इन्होंने 1913 के अंदर ये हमें क्या दिया था, इक्वेशन दी थी ब्रैग्स लॉ की। तो इनको 1950 के अंदर नोबेल प्राइज़ मिला इसी इक्वेशन के लिए, इसी लॉ के लिए, ब्रैग्स लॉ के लिए। अब इसका पर्पस क्या था, इससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जो एक्सरे होती है वो क्या होती है, एक वेव होती है। एक्सरे क्या होती है, एक वेव नेचर है, एक्सरे क्या है, एक वेव है। ठीक है, और सेकेंडली हमें क्या पता चला था कि अरेंजमेंट कैसा है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। इसी की हेल्प से हमें क्या पता चला कि अरेंजमेंट कैसा है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। ठीक है, कि उसका अरेंजमेंट कैसा है, पीरियोडिक अरेंजमेंट है। नेक्स्ट हमें इनसे पता लगा था कि इंटरप्लेनर स्पेसिंग मतलब दो प्लेन के बीच का जो सेपरेशन है उसके बारे में पता चला था कि कहीं से भी आप 3D के अंदर किसी भी दो प्लेन की अगर बात करो तो उनके बीच का जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी, ब्रैग्स लॉ की डेफिनेशन है, इट इज़ दैट द एक्स रेज reflected from the different planes of a crystal interference constructively। अब जो भी जब एक्सरे डायफ्रैक्ट होगी या रिफ्लेक्ट होगी आफ्टर द रिफ्लेक्शन, तो
क्या होगा कि जो फ्रिंजेस आपको मिलेंगी या जो आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेंगी क्रिस्टल से, वो क्या होगी, किसके इक्वल होगी, जो पाथ डिफरेंस होता है इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, एन लैम्बडा के इक्वल होता है। एन क्या होता है, इंटीजर होता है, जो लैम्बडा क्या होता है, वेवलेंथ होती है। क्या होगा, व्हेन द पाथ डिफरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ, जब जो पाथ डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसी भी वेवलेंथ का, तो हमें क्या मिलेगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगी। ठीक है, तो अब क्या है, हमें पता है ये डेरिवेशन आप इजीली क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। हमने यहाँ पे इतना डीपली एक्सप्लेनेशन नहीं करनी है, हमने डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ करना है। जो हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो मिली है वो क्या होगी, पाथ फोर्थ का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पाथ लेंथ डिफरेंस बिटवीन द इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ जो होगी कंस्ट्रक्टिव, वो क्या होगी, इंटीजर नंबर ऑफ ए वेवलेंथ होगी। ठीक है, मतलब जितना चाहे एन वन लैम्बडा हो, 2 लैम्बडा हो, 3 लैम्बडा हो, जितने भी हो वो इंटीग्रल मल्टीपल होंगे। ठीक है, तो ब्रैग लॉ क्या होता है, ब्रैग लॉ क्या होता है, एन लैम्बडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, जो एन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इंटीजर होगी सारी की सारी। ठीक है, अब नोट क्या है, जो बातें ध्यान में रखनी है, क्या है कि ब्रैग्स लॉ क्या करता है, गिव्स द डायफ्रैक्शंस मैक्सिमम कंडीशन। अब आपको पता है कंस्ट्रक्टिव जो इंटरफेरेंस होती है वो मैक्सिमा के लिए ही होती है। ठीक है, फॉर रिफ्लेक्टेड एक्सरे फ्रॉम द सेवरल प्लेन्स वेयर थीटा क्या, उसमें क्या होगा, थीटा क्या होगा, डायफ्रैक्शन एंगल होगा, एंड एन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन होगा। जैसे कोई भी अगर बात मान लो, ये वाली जो हमने जो किया हुआ है, इस प्लेन की अगर बात करें, यहाँ पे देखा जाए इस प्लेन से ये जो एंगल होगा इसे क्या कहेंगे, थीटा कहेंगे। ठीक है, ये डायफ्रैक्टेड एंगल है, ये कौन सा एंगल है, ये वाला जो एंगल होगा इस प्लेन के साथ ये वाली जो रे एंगल बनाएगी वो कौन सा होगा, थीटा। ठीक है, और इसके साथ ये वाला एंगल कौन सा होगा, थीटा, ये सेम ही होंगे। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या है, उसके बाद हम देखेंगे, वेट करो थोड़ा सा। ठीक है, अगर हम n की वैल्यू 1 कर दें, n की वैल्यू अगर 0 कर दें, अब हमें पता है ब्रैग्स लॉ क्या होता है, एन लैम्बडा इज इक्वल टू एन लैम्बडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। ठीक है, तो अगर n की वैल्यू हम 0 कर दें, n की वैल्यू 0 कर दी तो हमें क्या मिलेगी, 0 ऑर्डर की डायफ्रैक्शन। इसका मतलब कोई डायफ्रैक्शन नहीं हुई उसके अंदर। ठीक है, क्रिस्टल के अंदर कोई डायफ्रैक्शन नहीं हुई। अगर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है, 0 है, तो कोई डायफ्रैक्शन नहीं होगी। अगर n की वैल्यू 1 हो तो हमें फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा मिल जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा मतलब जो अब रिफ्लेक्ट होने के बाद रेज स्क्रीन के ऊपर जाती है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, फ्रिंजेस मिलेंगी। ठीक है, तो ये वाली जो फ्रिंजेस मिलेंगी ये वाली कौन सी, फर्स्ट ऑर्डर की होगी। अगर ये 0 होगा तो रिफ्लेक्शन होगी नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 ऑर्डर की मतलब कोई डायफ्रैक्शन नहीं हुई। अगर n की वैल्यू 1 हुई तो हमें फर्स्ट ऑर्डर का मैक्सिमम मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती क्या है, जहाँ पे दो फ्रिंजेस आपस में क्या करती है, मिलती है। ये वाला जो होता है, ये वाला पॉइंट क्या होता है, मैक्सिमा को डिनोट करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, यहाँ से थीटा 1 हम निकाल सकते हैं। थीटा 1 क्या होगा, थीटा 1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स लैम्बडा अपॉन 2d। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो क्या एक्सरे जो टेक्निक है ये किस लिए यूज़फुल है, कि जो क्रिस्टल की स्ट्रक्चर है हमें पता है, एक तो ब्रैग्स लॉ किस में हेल्प करता है, एक्सरे का हमें नेचर पता चला था कि एक्सरे क्या एक वेव है। ठीक है, तो सेकेंडली हमें पता चला था कि ये जो इनके बीच में स्पेस जो होता है, इंटरप्लेनर स्पेस के बारे में पता चला था। और एक और क्या पता चला था कि जो अरेंजमेंट होता है क्रिस्टल एंड सॉलिड का, वो क्या होता है, पीरियोडिक होता है। ठीक है, ये किससे हमें पता चला, ब्रैग्स लॉ की हेल्प से। ठीक है, उसके बाद है कि जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को हम एनालिसिस कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल क्या कौन से हैं, ये किसकी हेल्प से कर पाएंगे हम, एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक से।
ठीक है। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ ए क्रिस्टलाइन मटेरियल बिकम पॉसिबल, ठीक है। कि ये जो क्रिस्टलाइन मटेरियल की अलग अलग तरह के मटेरियल्स होते हैं, सोल्ट की बात कर लो, रॉक्स की बात कर लो, या डायमंड की बात, किसी की भी क्रिस्टलाइन जो भी मटेरियल है उसकी स्टडी करना आसान हो गया। कब? जब एक्सरे की डिस्कवरी हुई, ठीक है। तो डायफ्रैक्शन जो होगी, जब होगी तो वेव जो ट्रैवल करके जाएगी किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो उसका जो डिमेंशन ऑर्डर होगा वो क्या होगा? लैम्बडा लेस देन इक्वल टू 2d के होना चाहिए। या तो इक्वल होना चाहिए लैम्बडा की वैल्यू, या लेस देन होनी चाहिए 2d से, ठीक है। अब इंटरप्लेनर स्पेसिंग इन क्रिस्टल कितनी होनी चाहिए? इंटरप्लेनर स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए? 2 से लेकर 5 एंगस्ट्रॉम के बीच में होनी चाहिए, 2 और 5 के बीच में, ठीक है। उसके बाद है, पर हमने उस एक्सपेरिमेंट में जो कहा था कि एक्सरे डायफ्रैक्शन में हमने 1 एंगस्ट्रॉम के इक्वल ली थी, तो लेंथ और वेवलेंथ दोनों इक्वल ही रखनी पड़ेगी हमें। डिस्टेंस और वेवलेंथ दोनों ही इक्वल रखेंगे तभी क्या होगी? डायफ्रैक्शन पॉसिबल होती है, ठीक है। तो अब एक्सरे हैव ए वेवलेंथ, एक्सरे की वेवलेंथ क्या होती है? 0.02 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है, ये इसकी रेंज होती है। इस हैंड्स एक्सरे डायफ्रैक्शन इज़ अनटिल टू स्टडी द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसीलिए ये क्या है? हेल्प कर पाता है आसानी से हमें किसी भी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर को क्या करने के लिए, स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए, या उसकी पीरियोडिक नेचर को जानने के लिए, या उसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करने के लिए हमें ये हेल्पफुल है, ठीक है। इसीलिए आसानी से हमें किसी भी स्ट्रक्चर की, किसी भी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर या उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता देता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो होती है 0.02 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, एक्सरे डायफ्रैक्शन एंड ब्रैग्स लॉ। आई होप ये आपको हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।